स्टैंड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एटेन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल देखते हैं। कल से मौसम खुशगवार हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, हवा भी चल रही है और गर्मी का जो जोर पिछले कई दिनों से चल रहा था वो टूटता हुआ नजर आया। और अब मौसम अगर आपको बताएं तो सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे के करीब 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब एक्सपेक्टेशंस हैं जी 35 डिग्री सेंटीग्रेड की, 6 बजे 35 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, मौसम की सूरत हाल के हवाले से अभी क्या है आपको बताएंगे वो भी, लेकिन टुडेज इवेंट्स की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थिएटर प्ले है रईस, जो कि एडाप्टेशन है विलियम शेक्सपियर की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जो उनकी ड्रामा कमेटी है उसकी जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है। बुखारी ऑडिटोरियम GCU वेन्यू है, टाइमिंग है 6 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, लूप 1 लूप 2, रिंग रोड की तामीर के लिए 24 अरब रुपए की बोली। दूसरी टॉप स्टोरी, प्लाजों की पार्किंग में दुकानें दफातर कैसे बने, कमिश्नर ने LGA से रिपोर्ट तलब कर ली। गैस चोरी बढ़ गई, कंपनी को एक माह में 3 करोड़ का नुकसान। और मैट्रिक पास 2 लाख तलबा और तालिबात को लैपटॉप्स, हर मजदूर बच्चे के हाथ में कलम किताब देंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शेख। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रजा खरल और दुल्हन नायाब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे और टॉप स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि अभी मौसम की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ, बताइएगा बाहर का मौसम आप कैसा देख रहे हैं और आज क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, क्या बारिश होगी? जी बिल्कुल, शहर में मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो आज भी बादलों की जो चादर है वो तनी हुई है। कल भी इसी तरीके से बादल थे। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि जिस तरीके से कल मौसम था, हवाएं चल रही थी, बारिश भी हुई, बूंदाबांदी हुई मुख्तलिफ इलाकों में, जिससे मौसम खुशगवार हो गया, टेम्परेचर नीचे आ गया। तो महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 12 से 24 घंटों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। बारिश हो जाती है तो उससे मौसम भी खुशगवार हो जाता है। लेकिन एक ज़रूर कमी है, कल क्योंकि हवाएँ चल रही थी, आज हवा नहीं चल रही, लेकिन बादल ज़रूर मौजूद हैं बारिश बरसाने वाले। और ये सिलसिला ना सिर्फ लाहौर तक महदूद है बल्कि पंजाब के दूसरे शहरों में भी इसी तरीके से मतला जो है वो अबर आलूद है और बारिश का इम्कान वहाँ भी जाहिर किया जा रहा है। इस मौसम खुशगवार होने की वजह से ना सिर्फ टेम्परेचर जो है वो नीचे आ गया है बल्कि इसके साथ साथ जो हवा में नमी है वो भी थोड़ी सी ज़रूर बढ़ गई है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि इस साल के अंदर ज़्यादा बारिशों का इम्कान है, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी जो ग्लेशियर्स होंगे वो पिघलेंगे, इसी तरीके से जो नमी है वो बढ़ेगी और बारिशों के इम्कानात भी ज़्यादा हैं, उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी ज़रूर होता है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं अप्रैल में भी बारिशें हुई, लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा फसलों की सूरत में, और मई में भी हम देख रहे हैं अब बारिशों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश का इम्कान है और कल तक जारी रहने का इम्कान है। और जब भी ऐसा मौसम होता है तो लाहौरी इस मौसम को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था, शहरी भी परेशान थे। तो कल जो मौसम था और आज जो मौसम है, शहरियों ने ज़रूर सुख का सांस लिया है और शहरी भी खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे भी खिले खिले नज़र आ रहे हैं। मूड पे बड़ा डिपेंड करता है ये मौसम। जब मौसम अच्छा होता है तो लोगों के मूड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मूड स्विंग्स आते हैं, उसी तरीके से जब मौसम अच्छा होता है तो लोग भी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। तो आज भी मौसम खुशगवार है और लोग इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फैमिलीज़ भी तफरीही मकामात का रुख कर रही हैं, पार्कों का रुख कर रही हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रही हैं। जी सिमल।
बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ हमें अपडेट कर रहे थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से और यकीनन मौसम खुशगवार लग रहा है। अब हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ और आज की हमारी जो लीड स्टोरी लूप 1 लूप 2 रिंग रोड की तामीर के लिए 24 अरब की बोली दुनियाब आपकी ये खबर है। 24 अरब रुपए यानी कि 1 किलोमीटर के लिए 1 अरब रुपया, इज इट टू मच? नहीं, बात आपकी ठीक है कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आज के माहौल के मुताबिक और आज की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अभी ये आपको फिजिबल है, लेकिन अगले साल और उससे अगले साल पे जब बात जाएगी तो यही 1.5 से 2 गुना की तरफ बढ़ जाएगा और फिर हमें लगेगा कि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ मेट्रो बस की, तो मेट्रो बस का जो अब अर्बन एरिया से गुजर रहा है तो उसमें हमें 1.5 अरब रुपए 1 किलोमीटर पे कॉस्ट आई है। और अगर इसी तरह की बात करें, अभी उसमें इंटरचेंजेस नहीं शामिल, अभी उसमें जंक्शन शामिल नहीं है, और जो बाद में सिग्नल फ्री फ्लाईओवर करने के लिए फिरोजपुर रोड पे 3 इंटरचेंज बनाए गए थे जिसमें शंघाई ब्रिज भी था, वो अभी उस कॉस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन इसके 1 बिलियन कॉस्ट में 1 किलोमीटर में जितने फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, उसके बाद जितने इंटरचेंज आ रहे हैं, जितने जंक्शंस आ रहे हैं, सेक्शंस आ रहे हैं, वो सब शामिल है। सेकेंडली मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत अपने कॉस्ट पे बनाना चाहती तो आज से 4-5 साल पहले बना सकती थी, लेकिन उस वक्त इसको नहीं बनाया गया और अब हम इस नहेज पे पहुँच गए हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर या नीम सरकारी सेक्टर से मदद लेकर उनकी जितनी भी रकम है उसको इन्वॉल्व करके उनको किस्तों में पैसे वापस करके इस मोड की तरफ आना पड़ रहा है। अभी भी ये जो बोली दी गई है ये पीपीपी मोड के तहत बीओटी में दी गई है और इसको जो तमीराती कंपनी है जिसमें एफडब्ल्यू जो नीम फौजी इदारा है कंस्ट्रक्शन का, वो इसको तमीर करेगा और 20 साल में हम किस्तवार पैसे जो है पंजाब हुकूमत उनको वापस करेगी। टोल टैक्स तो बढ़ा दिया गया ना, वापस करेगी जी, टोल टैक्स तो बढ़ा दिया गया, अब वापस करेगी। वापस करने के बाद उनके सारे पैसे जो हैं वो इस वक्त 24 अरब रुपए वो जो खुद लगा रहे हैं, ज़ाहिरी बात है उसमें जो बहुत बंदा इन्वेस्ट करता है, जो आपके साथ इस हालात में चलता है, उसके अपने भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, खैराती इदारे तो नहीं होते। लेकिन मैं सिर्फ आप बिल्कुल एक पॉइंट से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम 4-5-6 साल पहले बना सकते थे। रिंग रोड को मुकम्मल किया जाना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से जितनी भी आपकी इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला और इस साइड की जितनी भी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक है, अगर उसने कसूर जाना हो या मुल्तान रोड पर चढ़ना हो तो मास्टर प्लानिंग तो यही कहती है कि वो रिंग रोड पर चढ़ेंगे और रिंग रोड से सारी लूप को कवर करते हुए नहीं करना पड़ेगा। अब 4 से 4.5 लाख गाड़ियां जो इस रूट में आपको मुल्तान और लाहौर की साइड से और गुजरांवाला की साइड से आ रही हैं, जिन्होंने कसूर जाना होता है, जिन्होंने मुल्तान जाना होता है, वो शहर के अंदर आती हैं और शहर के अंदर आने से जो हैवी ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ता है, जो मामलात है, जो रात तक लाइनें लगी रहती हैं, फिर हैवी ट्रैफिक को आने दिया जाता है, बड़े मसले में। अब भी ये समझता हूँ कि अगर ये बोली अल्लाह करे फाइनल हो जाए, जो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, लेकिन 2 रोज़ बाद मुलाकात है, DGFW खुद मिलेंगे वज़ीर आला पंजाब से और जो थोड़े बहुत और पैसों की निगोसिएशन होनी है वो भी मुतवक्के है। अगर ये बात तय हो जाती है तो रिंग रोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसको अभी भी इस कॉस्ट पे बना लेना चाहिए। ये ना हो कि हम फिर 2 से 2.5 अरब रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट पे चले जाएँ। बिल्कुल सही, लेकिन नज़र भाई बात वही आ जाती है कि क्या प्रायोरिटीज़ में रिंग रोड ज़्यादा अहमियत की हामिल है इंस्टेड ऑफ तालीम, या अगर हम हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे अगर ये 24 अरब रुपया फॉर इंस्टेंट अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? नहीं, रिंग रोड जो है ना वो कह लें सिमल के हर शहर की एक ज़रूरत बन गया। जब लेकिन अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे आप कॉस्ट को देखें तो ऑरेंज लाइन पे जो कॉस्ट है वो 3 अरब के करीब है, वो 150 अरब रुपया 28 किलोमीटर का है। उस हिसाब से देखें तो बहुत ऊपर चली गई है। और अगर आप डिले करते हैं, मेरा ये है कि रिंग रोड जिस चौड़ाई के साथ है, अखराजात जो हैं वो तो बढ़ते जाएंगे। उन्हें वो शहर के बाहर से ही जाना चाहिए और अगर जाना होगा तो फिर ही लाहौर के अंदर इनफिल्ट्रेशन और जो ट्रैफिक का मैस है वो कम होगा। अदरवाइज यही प्रॉब्लम है, जैसे दुरे नायाब बता रहे हैं कि ये अगर नहीं बनाते तो फिर शहर के अंदर से ही हैवी ट्रैफिक गुजरेगी और फिर वो घंटों जो है आपके बाहर, जैसे रावी ब्रिज है उस पर खड़ी होती है ट्रैफिक, आपके दूसरी तरफ कसूर की तरफ आते हैं तो वहाँ ट्रैफिक खड़ी होती है, हैवी ट्रक्स जो और ट्रेलर जो हैं कि वो शहर में गुजरने के लिए उन्हें रात को 11 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है कि ये ज़रूरी है। हाँ, जो तालीम की मैं अब बात करते हैं, सेहत की हम बात करते हैं अक्सर, उसमें यह है कि ये और दीगर जो अखराजात हैं, जैसे शहर के अंदर आप बॉटल नेक्स क्रिएट कर रहे हैं कि एक जगह से आप रोड चौड़ी करते हैं तो आगे फिर तंग हो जाती है, तो वो आप ख़त्म करें और वो तालीम की तरफ
तवज्जो दें। हाँ। और शहर के अंदर जिसको शहर में आना ही नहीं है लाहौर में, उसको महज इसलिए आना पड़ता है कि वो ट्रैफिक शहर में से गुजरती है, तो ये बाईपास इसलिए बनाया जाता है। अच्छा, कितनी देर में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा नया? ये बिल्कुल अगर शुरू होता है तो इसको कंस्ट्रक्शन जो पीरियड है इसका 3 साल है और 3 साल के अंदर इसको हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि FW का रिकॉर्ड कुछ बेहतर है। जिस तरह इन्होंने पहले मोटरवे बनाई है फैसलाबाद शहर तक और बड़ा जल्दी कंप्लीट करके, ये पहला इनका BOT मोड चल रहा है, वहाँ पे वो टोल टैक्स ले रहे हैं और 20 सालों में पूरा करेंगे। जब ये अपना टोल टैक्स लेके अपनी जो बुनियादी कॉस्ट पूरी कर लेंगे तो फिर ये हैंड ओवर कर देंगे पंजाब गवर्नमेंट के रिंग रोड। मैं आपको एक चीज़ और बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि एक 8 किलोमीटर का पोर्शन है जो डिफेंस के साथ सुई गैस सोसाइटी से फिरोजपुर रोड तक है। हम आज तक उस 5-6 सालों में 8 किलोमीटर को नहीं बना सके। अगर हम बना देते तो डेफिनेटली जो 32 चौक से आ रही है, जो बाकी ट्रैफिक आ रही है, वो एटलीस्ट फिरोजपुर रोड तक आती, कसूर जा सकती थी, कहीं पे निकल सकती थी। मुश्किलात हैं, लेकिन आप कभी भी प्राइवेट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर 3 साल बाद तो 2018 गुजर जाएगा, तो ये तो नहीं होगा अगर नई हुकूमत आई तो उसको ओनरशिप ना लें। और दूसरी बात ये है कि आप लोन देने वालों को या प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर को जो आपको खुद अपने फाइनेंशियल एसेट्स के साथ आपके साथ ताउन कर रही है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। आपने कन्विंस करना होता है, आपने कन्विंस करना होता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी खबर वो भी दुरनायाब आप ही की खबर है। प्लाजों की पार्किंग में दुकानें और दफातर कैसे बने, कमिश्नर ने LD से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये कैसे बने समझ नहीं आती। ये कोई सुई तो नहीं है ना कि आपने जाके लगा दी तो आपको समझ नहीं आई। दुकानें, दफातर, बाकायदा सेटअप लगा वहाँ पर। दिलचस्पी की बात है कि कल जब कमिश्नर ने सवाल किया तो LDA के बहुत बासर अफसरान बैठे थे और एक नहीं 4-4, 5 बैठे थे। तो यकीन करें कि कोई भी मुतमईन नहीं कर सका कि कैसे बने। ख़ास तौर पे तमाम अथॉरिटी होल्डर जिनके पास इन कमर्शलाइजेशन की अथॉरिटी है, प्लाजों की टाउन प्लानिंग की अथॉरिटी है, नक्शे पास करके उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी भी वो लोग हैं, उनको भी नहीं पता कि ये प्लाजे कैसे बन गए। और मैं आपको बताऊं कि ये प्लाजे कोई छोटे गली मोहल्लों में नहीं है। ये गुलबर्ग, MM आलम रोड, मेन बुलेवार्ड पर बड़े बड़े नामवर प्लाजे हैं। और जब एक सर्वे किया गया तो उसमें बताया गया कि जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है उसमें सिवाय सिटी सेंटर के कहीं भी पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है ही नहीं। और कुछ अरसा पहले हफीज सेंटर के बेसमेंट में पार्किंग कराई जाती थी, लेकिन अब वहां पे भी पार्किंग जो है मेरे ख्याल से बहुत सालों पहले वो बहुत सालों की बात है, वो भी बंद हो गई है। जब वहां सवाल किया गया जी, कमिश्नर ने कहा जी क्यों बंद हो गई है, CTO साहब भी बैठे थे, MD लाहौर पार्किंग कंपनी भी बैठे थे, उन्होंने कहा जी नीचे मस्जिद है। तो वहाँ पे बड़ी एक मज़ेदार बात हुई कि CTO ने कहा जी कि अभी कुछ अरसा पहले तो मैंने उनकी बालाई मंजिल पे मस्जिद में नमाज पढ़ी है, तो वहाँ पे कितनी मस्जिदों के नाम पर इसी तरह उन्होंने स्पेस घेरी हुई है। तो ये कानून के फ्लॉज हैं जिनको दूर करना चाहिए। और ये इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं रज़ा भाई, आप खुद भी देखते हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटर लिया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जस्टिस ने, तो उस वक्त ये केस बड़ा हाईलाइट भी हुआ, प्रोमिनेंट भी हुआ कि पार्किंग स्पेस नहीं पैदा की रखी हुई जो प्लाजा मेन बुलेवार्ड में बने हैं। इवन कलमा चौक से लेकर वो गिराए भी गए ऊपर से, जिनकी हाई राइज बिल्डिंग का इशू था और साथ साथ स्पेस का भी कि इस रोड के ऊपर अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनती है तो उसमें ट्रैफिक का इनफ्लो कितना होगा, रोड के ऊपर पार्किंग स्पेस नहीं होगी। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स ने, मुताल्लिका इदारों ने मेरे ख्याल में आंखें मूंद ली थी और कहीं कुछ काम नहीं किया, जिससे ये हुआ कि यहाँ पर तो ये हालात भी हैं कि बड़े बड़े प्लाजा तामीर हो जाते हैं और फिर कहीं जाके LDA को याद आता है कि इसका नक्शा ही अप्रूव नहीं हुआ, तो LDA तो इस कदर सोच रही है। हाँ, इसका नुकसान क्या होता है कि जो पार्किंग रोड के ऊपर आ जाती है, रोड की इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली होता यह है कि सर्विस लेन जो है वो मेसी हो जाती है, वहाँ पे ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, सर्विस लेन का दबाव भी मेन रोड पर आ जाता है और फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ट्रैफिक मैस भी होता है, जैम्स भी होते हैं और इस तरह से ये सिलसिला चला रहता है। तो अब इसकी रिपोर्ट तो तलब कर ली है, लेकिन अब इसमें क्या किया जाएगा? मुमकिन नहीं है। देखें कि कानून क्या कहता है। सबसे पहले कानून ये कहता है कि जब 1000 स्क्वायर फुट आपके पास हो, आप उसकी कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपने 3 गाड़ियों की जगह छोड़नी है। 1000 स्क्वायर फुट जो है वो एक ऑफिस के बराबर होता है। अब एक ऑफिस में कम से कम 3 गाड़ियां तो आएंगी, या किसी हवाले से कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे जितने प्लाजे हैं उन्होंने 1000 स्क्वायर फुट पे एक गाड़ी की जगह भी नहीं छोड़ी। और ये बड़े बड़े प्लाजे हैं, मैं बरमला कह रहा हूँ कि सारे, अगर आप MM आलम रोड की बात देख लें या बुलेवार्ड देख लें, मेन बुलेवार्ड की बात करें, तो बड़े बड़े जो प्लाजे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने पार्किंग स्पेस नहीं छोड़ी। अब हो क्या रहा है
कि सारा दबाव जो है वो जिस तरह से बात कर रहे हैं आ गया है। अब वार्डन्स बेबस हैं, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि एमडी जो लाहौर पार्किंग कंपनी है तासीर अहमद, उन्होंने कल बड़ी वाज़ेह बात की। उन्होंने कहा कि इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अगर आप बात करेंगे जो लाहौर पार्किंग कंपनी पे आ जाए, ट्रैफिक पुलिस पे आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाए, तो कतन गलत होगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एलडीए पे आती है और एलडीए ने ही इसका सत्यापाप करना है। तो अब सत्यापाप क्या होगा? क्या वो दफातर दुकानें खत्म करेंगे वहां से? उन्होंने तो लोगों ने जो करोड़ों रुपए खर्च करके वो दुकानें खरीदी हुई हैं। नहीं, खरीदी नहीं होगी, ये होगा सबलेट की होगी, सबलेट की गई है। ज्यादातर दुकानों का ऐसा होता है, जो मैनेजमेंट है किसी प्लाजे की, उन्होंने आगे सबलेट कर दी। तो यानी दुकान बनी, दुकान के आगे एक छज्जा लगवा दिया, फिर वो कवर हो गया, फिर इस तरीके से होता गया। नीचे ये किया जा सकता है, नीचे सिक्योरिटी रूम्स बना दिए, नीचे जनरेटर रूम्स बना दिए। सेकंडली जो बायर होता है वो इतना बेवकूफ नहीं होता। आप अगर 1 रुपया लगाने से पहले भी सोचते हैं, वो तो करोड़ों रुपए लगा रहे होते हैं। क्या उनको नहीं पता कि वो जिस स्पेस पे दुकान लेने जा रहे हैं या उसके टेनेंट बनने जा रहे हैं, वो स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है? सेकेंडली इसका हल सिर्फ एक ही है, जो कल मीटिंग में भी बात की गई, कि जिस तरह से नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल कंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो तोड़ी जा सकती हैं या जो रेगुलराइज की जा सकती हैं, उसकी तरफ आना पड़ेगा। इन बेसमेंट्स को क्लियर कराना पड़ेगा। जो पार्किंग के लिए उसके दरमियान में जितनी दीवारें बना के दफातर दुकानें बना दी गई हैं, उसको रिमूव कराना पड़ेगा। रिमूव करा के उनको पार्किंग के लिए बहाल कराना पड़ेगा। फिर आप ये देखेंगे आपकी सर्विस लेने चौक नहीं होगी, आपकी मेन बाजार चौक नहीं होंगे। देखिए अदालतें भी तो बरहमी का इज़हार करती हैं। ये एक बहुत ऐसा सेंटेंस है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट होता नहीं है? क्या लगता है कमिश्नर जो है वो किस तरह का एक्शन लेंगे और ले पाएंगे? देखिए वो इसलिए लेना पड़ेगा कि ये एक बुनियादी तौर पे एक बहुत मशहूर केस है जो चल रहा है पार्किंग प्लाजों की पार्किंग के हवाले से, कमर्शियल प्लाजों की पार्किंग के हवाले से। और ये एक नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक जज साहब हैं, उनके भाई ने ये केस जो है वो हुकूमत पंजाब के खिलाफ दायर किया हुआ है, जिसके लिए अब हुकूमत को इतनी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है और मीटिंग्स भी हो रही हैं और कमिश्नर भी जवाब तलब कर रहे हैं, बाकियों को बुला रहे हैं। तो इनको अंडरस्टूड है कि 2 से 3 दिन के बाद अदालत में इस चीज़ का जवाब देना है कि हम इन रोड्स पर इन प्लाजों की कमर्शियल पार्किंग को किस तरह से वैकेंट कराएंगे और उनकी यूटिलाइजेशन 100% कराएंगे। तो डेफिनेटली अगर देखें कानून पीछे हरकत में आ रहा है, तो कानून के हरकत में आने में खुदा करे कि कानून पर ही अमल दरामद हो जाए और जो कानून कहता है उसके मुताबिक पार्किंग स्पेस जो है वो शहरियों को मिले, वहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जो शॉपिंग करनी है करें, सड़क पे ना करें। सड़क पे कोई हल नहीं है, बिल्कुल। देखिए अगर कल रेवेन्यू की बात की जाती तो मैंने कल वाज़िया तौर पे देखा कि लाहौर पार्किंग कंपनी के एमडी ने कहा जी कि हमें सड़क पे पार्क करा के रेवेन्यू इकट्ठा करने से कोई गर्ज नहीं है, आप हमारी तरफ से भले सड़क पे पार्किंग स्टैंड खत्म कर दें। तो कल अगर इस हद तक बात हो सकती है तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारी हम उसको किस तरह से टैकल करते हैं। रजा भाई अगली हमारी खबर, गैस चोरी बढ़ गई, कंपनी को एक माह में 3 करोड़ का नुकसान। कौन जिम्मेदार है इस नुकसान का? खुद महकमा। ये कैसे हो सकता है कि चोरी हो रही है और महकमे के मुलाजिमीन को पता ही ना हो? बिल्कुल ऐसी है। ये तो पंजाबी में कुत्ती चोराना रली ये सब कुछ ऐसे ही होता है। ये बड़ी पंजाबी की बड़ी एक अच्छी और बड़ी सूट करती है। अगर ये जो है ना, ये कहीं भी आप अप्लाई करें कि जब तक उस मुताल्लिक उस महकमे के कस्टोडियंस जो हैं, जो निगरान है, जिम्मेदारान है, वो कोलैबोरेट नहीं करते और उनका इलिसिट अफेयर नहीं होता कंज्यूमर के साथ या चोर के साथ, उस वक्त तक कैसे चोरी हो सकती है? आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल तो नहीं है। ये आए रोज़ हम देखते हैं, पकड़ते हैं गैस वाले चोरी करने वालों को, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उनके साथ कंपनसेट कर दिया जाता है और फिर पता चलता है कि वही जो ऑनगोइंग काम है वो इस डिपार्टमेंट से संभाली नहीं जा रही है। अफसरान की नाहिली खुलकर सामने आ रही है। अब जनवरी में 12.3% गैस चोरी हुई, मार्च और अप्रैल में मजीद बढ़ गई है। फिर ये बात करते हैं नए कनेक्शंस किस तरह से देंगे, फिर नए सिरे से अगर कोई चीज़ कोई स्कीम शुरू करनी पड़ेगी तो उसमें फिर ये इनकी क्या कारकर्दगी? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है हर महकमे की है और ख़ासतौर जो यूटिलिटीज़ देने वाला महकमा है उसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, क्योंकि पर्क्स बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। एक तरफ प्राइसेस हाई होती हैं तो जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेटली तो आवाम पे डाला जाता है। मैं रज़ा भाई को एक और भी चीज़ की तरफ से थोड़ी सी मैं उनको रोशन कहूँगा कि वो इस पर भी बात अगर हमें थोड़ी सी बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना सिस्टमेटिक निज़ाम हो और आपको इंच क्यूबिक जो गैस है आपकी, उसकी चोरी और उसकी सारी लीकेज, उसकी हर चीज गैस तो आगे अवेलेबल नहीं है, सिस्टम में शामिल हो रही है। फरवरी में तो गैस जिस तरह आ रही थी हम सबको ही पता है। बिल्कुल रज़ा भाई, कितनी दीदा दिलेरी का काम होगा कि वो फिर भी धड़ल्ले से चोरी करवा रहे हैं गैस को, और उनको पता है कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी में हमें चेक किया जा रहा है और ये चीज को अदाद शुमार को लीक किया जा रहा है कि इतनी गैस चोरी होगी, इतना करोड़ों का नुकसान हो गया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 36 करोड़ सालाना
कि गैस चोरी मामूली बात नहीं है। 36 करोड़ एक अमाउंट रखती है किसी भी इदारे के जेब से, अगर वो निकल जाए 36 करोड़ रुपया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे भी वो ये सिस्टम तो नहीं शुरू कर देंगे कि जितना गैस लॉस होगा वो सारा सारिफीन पे डाल दिया जाएगा और सारिफीन से ओवर बिलिंग की सूरत में वसूल किया जाता है। अच्छा, ये देखें वापडा में फिर भी हम देखते हैं, लेस्को में भी देखते रहते हैं कि आए रोज कोई ना कोई एसडीओ एक्सीएन किसी को पकड़ा होता है, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा रहा था, फेस सेविंग ही सही, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन आपको गैस के महकमों में मैंने कभी और अलग के फजल से चोरी जो है वो बिल्कुल अलग के फजल से वासा में भी ये रिवायत नहीं है। वासा में भी जो है इस वक्त 3-4 अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 3-4 अरब रुपए का डेफिसिट वहां भी जा रहा है, पानी चोरी वहां हो रही है और पानी के बिल अदा नहीं किए जा रहे। इवन के बड़ी दिलचस्प एक मिसाल है, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुला के एमडी वासा से पूछा गया कि भी तहरीक इंसाफ वालों का एक सवाल है कि इतना डेफिसिट और पानी चोरी और इतना जो रेवेन्यू है वो लॉस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, आप सरकारी इदारों से पैसे क्यों नहीं ले रहे? तो बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है, उन्होंने कहा कि जनाब मुझसे पूछ रहे हैं, जिस जगह बैठ के पूछ रहे हैं, लाखों रुपया तो इन पंजाब असम्बली ने हमारा तो वो बड़ा एक तो फिर उसके बाद तो कोई उन्होंने वाइंड अप किया पीएससी ने, उन्होंने कहा जी के एमडी साहब आप जाए। तो ये अलमिया है, ये अब वो सादा इंसान है, ब्लंट इंसान थे, वो कह गए, लेकिन ये मासूमाना बात के पीछे असल हकीकत है, असल अलमिया है कि ये सारे वो खुद ही मिले हुए हैं, खुद ही चोर जो हैं वो रखवालों के साथ मिले हुए हैं। अगर डिसेंट मैं मिसाल की बात करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनके नेट से या इनकी नॉलेज के बगैर कुछ चोरी हो गई। बिल्कुल सही, ये तो हम सब इस पे अग्री करते हैं, लेकिन अब काम है कारकर्दगी को, इस तरह की कारकर्दगी को पकड़ना किसने है और फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये हमें देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया दुल्हन आप हमारे साथ मौजूद थे। और रज़ा भाई आपके साथ तो हम मेरा शहर लाहौर सेगमेंट करेंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ हमारा टॉपिक है हामिद कारी का मकबरा, जो कि मुगलपुरा में मौजूद है। और रज़ा भाई, इस हवाले से आप क्या बताएंगे, कितना पुराना है ये? जी बिल्कुल, ये मज़ार है हामिद कारी का। और हामिद कारी जो हैं ये सेंट थे, एक टीचर थे रॉयल फैमिलीज़ के, और इनका दौर तकरीबन औरंगज़ेब आलमगीर का दौर बनता है। अच्छा। और उस दौर के जो नवाब थे उस इलाके में खातून, ये इनका मज़ार है। ये रेलवेज़ मुगलपुरा रेलवेज़ वर्कशॉप के अहाते के अंदर एक गली छोटी सी जाती है, जिसके अंदर आगे जाके इनका मज़ार है। यहीं पे ही मकबरा अली मर्दान भी है, जो लाहौर का कहते हैं कि सबसे ऊंचा मकबरा वही है। तो ये वो एक कॉम्प्लेक्स है, चूँकि मुगलपुरा ये सारा इलाका जो है एरिस्टोक्रेसी का इलाका कहलाता है। बेगमपुरा, मुगलपुरा, ये सारा उस वक्त की इलीट जो है वो यहाँ पे रहती थी, जो मुगलिया दौर के दिनों। अब वो एलीट इलाका तो नहीं रहा, अब नहीं रहा, ज़ाहिर है अब पसे पर्दा चला गया, तरक्याती काम नहीं हुए, और बहुत सारी, और फिर इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री उधर घुस गई और इस तरीके से, और फिर रेलवेज़ के साथ रेलवेज़ का पैराफर्नीलिया आ गया और वो चीज़ें आ गई। वो अब ये मज़ार जो है अभी रिसेंटली इसको कॉन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। जो हामिद कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो कदीम ताल्लुक़ उनका मुगलियात से है, लेकिन मज़ार अभी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ साथ एक मस्जिद है, मस्जिद बिल्कुल ओरिजिनल लाहौर की चंद मसाजिद में से एक है ये मस्जिद, कि जिसको आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल हालत में है, यानी उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आई हैं, वैसी की वैसी मस्जिद वो जो है वो लगी हुई बनी हुई है वहाँ पे। और खूबसूरत मस्जिद है, मेहराबें उसकी देखें, बड़ा जो है दिल करता है आगे फर्दर स्टडी करने को। उसका इंटीरियर जो उसका, ये मकबरा उसी दौर का बना हुआ है। ये मकबरा नहीं, ये मकबरे के साथ मस्जिद उसी दौर की है। अच्छा। मकबरा रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ क्लेम्स हैं, कुछ अर्सा पहले कहते हैं कि यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई जो गद्दी नशीन फैमिली उनके साथ भी, और इससे महकमा रेलवेज़, चूँकि वो पूरा इलाका महकमा रेलवेज़ के कंट्रोल में है, तो उन्होंने गद्दी नशीनों और बाकी लोगों को भी यहाँ से निकाल बाहर किया, और मकबरे ये जो है जो आपको नज़र आ रहा है ये नई तामीर शुरू की हुई है। दूसरी तरफ जो मस्जिद है वो ओरिजिनल हालत में, साथ ही अली मर्दान का मकबरा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। के दौर से ओरिजिनल हालत में है। ये जो मस्जिद है औरंगजेब आलमगीर से भी पहले की है, ये शाहजहानी दौर की मस्जिद है। कि यहाँ पे उस दौर में शाहजहां के आखिरी एम्परर शाहजहां के दौर के आखिरी हिस्से में
ये हामिद कारी साहब यहाँ पे आए और तालीमात देना शुरू कर दी, और मस्जिद और मदरसा उससे पहले से ही वजूद में रखता था। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एक छुपा हुआ मॉन्यूमेंट है लाहौर का। अब आपको कहीं नज़र नहीं आ सकता, आप जाएं भी उधर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले तो कि तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी एक सुरंग सी है, उसमें से आपको गुजर के उस जगह तक पहुंचना होता है। पैदल ही आप जा सकते हैं, गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। वो रेलवेज़ ने जो वर्कशॉप उसके अंदर बनाई हुई है और उसके अंदर से आप जाते हैं, एक रास्ता जाता है और जुमेरात को ही आप जा सकते हैं, आगे पीछे आप जा भी नहीं सकते। क्यों, उसकी क्या वजह? उसकी जी वजह रेलवेज़ वाले कहते हैं कि यहाँ पे चूँकि हमारी इक्विपमेंट काफ़ी है इधर उधर दोनों साइड्स पे, तो एहतियातन वो इस तरह का उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है कि कहीं चोरियाँ ना हो जाएं, कोई रेलवे का लोहा को लेकर ना चला जाए कोई ज़ायरीन। तो इस तरीके की सूरत हाल है। और तो यहाँ पे गार्ड्स वगैरह मौजूद नहीं होते? गार्ड्स हैं, मौजूद हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और मोनोपोली का चक्कर भी है। एक सियासत है, मज़ारों के ऊपर जो सियासत होती है उसमें। अच्छा, ये इसका रास्ता एक बार फिर से बताइएगा, कहाँ से जाता है? आप अगर सब्जी मंडी जो मुगलपुरा वर्कशॉप के पास है, सिंहपुरा वाली, ये कौन सी वो सब्जी बाजा लाइन उसको कहते हैं, वो जो बाजा लाइन, वो सब्जी मंडी और फिर फ्रूट मार्केट उसमें से होते हैं। फिर आगे मछली मंडी आ जाती। मछली मंडी के अंदर से आप गुजर के सीधा रास्ते पे जाते हैं तो आगे बोर्ड लगा हुआ है मकबरा अली मर्दान और साथ ही नीचे हामिद कारी लिखा। ये महकमा आसार कदीमा ने लगाया हुआ है बोर्ड। और उस बोर्ड को देखते हुए आप एक छोटा सा दरवाजा के साथ नहीं, अंदर जो मुगलपुरा वर्कशॉप है ना, उसके अंदर एक रास्ता जाता है। अच्छा। यानी एक अंदर क्यूब सा बना हुआ है, उसके अंदर से आपको गुजर के एक लंबी तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत कम लोग, लेकिन ज़ायरीन जाते हैं वहाँ पे, काफ़ी तादाद होती है। जुमेरात को वहाँ पे लंगर खाना भी और इस तरह का सिस्टम होता है। अच्छा। और अब जब रेलवे महकमे के लोग खोलते हैं इसको और फिर वहाँ पे ये लोग जमा होते हैं और इस तरीके से आजकल क्लेम भी यही इनका चल रहा है, लिटिगेशन में भी है कि ये मज़ार जो है और ये जो गद्दी नशीन फैमिली है उसके लिए उसकी एक्सेस को आसान बनाया जाए और उनको दे दिया जाए। जबकि महकमा रेलवेज़ कहता है कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ सरजद होती हैं जिनकी बिना पर इसे नहीं दिया जा सकता और हमारी रेलवेज़ की सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन ये एक खूबसूरत जो है मॉन्यूमेंट है, जो अगर आप वहाँ उस इलाके में जाते हैं तो जैसे आपके से पता जिक्र हुआ था कोकलताज का मकबरा है। हाँ, बिल्कुल, वो उससे आगे अब वो कोकलताज का मकबरा काफ़ी ऊपर बहादुर जफर ऊंचा है ना, और उसकी एक साइड आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मुगल मॉन्यूमेंट बड़ी कमाल किया, लेकिन दूसरी साइड सारी गिरी हुई है। इसमें भी आप जाते हैं तो जो मकबरा अली मर्दान है जो इसके बिल्कुल साथ है आगे, वो लाहौर में सबसे ऊंचा मकबरा है। अच्छा। पूरा पहाड़ दिखाई देता है, ऐसा है। कम से कम 4 मंजिलें होंगी ये आज के दौर की। अच्छा। और मकबरे का अहाता भी इतना ही है। सरू वाला मकबरा भी तो कहा था कि सबसे ऊंचा। सरू वाला नहीं, 2 मकबरे सबसे ऊंचे हैं लाहौर में। सरू वाला नहीं, वो एक और था शायद, आसिफ जा का मकबरा और ये मकबरा अली मर्दान, ये दोनों कहे जाते हैं कि तकरीबन बराबर हैं, लेकिन बहुत ऊंचा, यानी अच्छा। आप दूर से आपको नजर आता है, हाइट पे रखा हुआ है। और बिल्कुल साथ ही ये जी बिल्कुल हामिद कारी का जो ये शादी हॉल और कम्युनिटी सेंटर है ना रेलवेज वालों का, अगर आप उसके पे खड़े होकर देखते हैं ना तो आपको फिर बिल्कुल फिर आपको नजर आता है, बिल्कुल उसके सामने आप देखते हैं तो आपको ये नजर आता है ये मकबरा। अच्छा, तो बड़ा आलीशान मकबरा है, बिल्कुल सही। लेकिन अब उसको अब महकमा रेलवे और आसार कदीमा, अब इन दोनों में से बस इन दोनों ने घुमा के रखा हुआ ये आसार कदीमा, कह लें कि ये आसार कदीमा छुपा हुआ है और इसे सामने आना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मकबरा अली मकबरा हजरत ईशान है, बहुत खूबसूरत मकबरा, यूईटी के बिल्कुल पीछे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे है। इस तरह वहाँ पे और बहुत सारे मज़ारात हैं छोटे छोटे जो उसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन क्या महकमा आसार कदीमा की जानिब से ओनरशिप दी जाती है इनको रेनोवेशन के हवाले से या उनको प्रिजर्व करने के हवाले से? अब ऐसा है कि लाहौर की बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स जो है ना वो हैं इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास भी हैं, औकाफ के पास भी हैं। तो महकमा आसार कदीमा जो है उनको ये देते हैं कि आप हमें इनकी मरम्मत कर दें, रेस्टोरेशन करा दें। महकमा आसार कदीमा रेस्टोरेशन करता है, लेकिन कई इमारतें जो हैं वो हैं ही महकमा आसार कदीमा की, जिसमें जैसे ये मकबरा अली मर्दान कि ये महकमा आसार कदीमा का है, लेकिन इसका इर्द गिर्द का प्रीमिसेस सारा जो है वो महकमा रेलवे का है। तो उस वजह से वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई। अगर ये ऐसा हो जाता है तो बहुत चीजें जो है वो बेहतर हो जाए और जुमेरात के बजाय वो सारा जी बिल्कुल
साल जो है वो खुला रहे और ज़ायरीन जो है वो वहाँ पे आते रहे। बहुत शुक्रिया आपका रज़ा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ज़ैनुल हसन से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि सार्क लॉ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आई एम श्योर आजकल काफ़ी मसरूफियात आपकी चल रही होंगी। नहीं, आपने बुलाया तो ज़रूर आना था। बिल्कुल मसरूफियात तो चल रही हैं। कैसा चल रहा है आजकल, क्या नई चीज़ क्या आ रही है, यहाँ से देख रहे हैं आप सारे सिनेरियोज को? देखिए जी, ये मुल्क बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है माशाल्लाह। इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ मैं हमेशा कहती हूँ इट्स क्वाइट हैपनिंग, मतलब हर वक्त हम एक्टिव रहते हैं। तो आजकल आपको पता है, एक तो वो TORs का इशू चल रहा है, लीक्स का इशू चल रहा है जी जी, एंड सुप्रीम कोर्ट बार उसमें बहुत स्ट्रांगली आगे आके एक अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है, क्योंकि हमने एक बिल्कुल हमारा क्लियर एजेंडा है कि वी आर अगेंस्ट करप्शन, और जहाँ हमें करप्शन का इशू नज़र आए हम कहते हैं कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए नेशन के लिए। सो हमने TOR बनाया है। योर स्टांस ऑन इट, आप सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से क्या स्टांस रखा? हमारा स्टांस बड़ा सिंपल है जी। इन वेरी सिंपल टर्म्स हम कहते हैं कि जो एक लीक आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई है बाहर से, और उस इन्फॉर्मेशन की अब तहकीकात करनी है, आपने पता करना है कि वाकई सच क्या है। उसके लिए एक आपको इंडिपेंडेंट अदारा एक लॉ के तहत, एक कानून के तहत एक तश्कील देना है, जिसका काम ये होगा कि वो पता करे, बाहर जाए और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले, रिकॉर्ड्स ले, इंफॉर्मेशन ले, और फिर पता करके बताए कि क्या एक्चुअली फैक्ट्स हैं। और स्पेशली चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं उसमें, या उनके खिलाफ एलिगेशन है, तो ये पूरी कौम का एक राइट है कि वो पता करे कि वाकई क्या उनके प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस कि एक कमीशन बनना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट नोबडी। कल की एक स्टोरी भी थी, डॉन में ये स्टोरी आई थी कि नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट पनामा लॉज। वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? क्या ये बहुत आसान होगा कि यहाँ से जाकर कोई इन्वेस्टिगेशन करने गया है और वो आपको खोल के खाते सामने रख देंगे? नहीं, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनकी भी कुछ ना कुछ मतलब SOPs तो होंगे, जिसकी वजह से लोगों ने बड़े कॉन्फिडेंटली व्हाइट मनी और ब्लैक मनी और व्हाटएवर जाके ऑफशोर कंपनीज बनाई और वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। उन लॉज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपने वो किताब पढ़ी थी ट्रेजर आइलैंड्स? नहीं, इत्तेफाक नहीं। आई कॉल दीज ट्रेजर आइलैंड्स। ये जो बाहर के मुल्कों ने बनाया ना, लाइक वर्जिन आइलैंड्स, लाइक पनामा, लाइक डिफरेंट एरियाज, केमन आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसा के आइलैंड्स हैं जो ट्रेजर आइलैंड्स हैं। वहाँ ये जो वेस्टर्नर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अमीर लोग हैं जो अपना पैसा छुपाना चाहते हैं, वो इधर आएंगे तो हम उन्हें टोटली प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो छुपे रहें। उनकी प्रोटेक्शन तो अभी भी एग्जिस्ट करती होगी, वो तो लीक आउट हो गई इंफॉर्मेशन, दैट्स अनदर थिंग, बट दे वुडंट गो कि आप ये ले लें और इसके ऊपर बात कर लें। इसीलिए अब हमने जो TOR बनाया, हमने यही कहा है, आपने बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछा, यही हमने कहा है कि आप एक ऐसी पावर दें, क्योंकि एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उस कन्वेंशन के तहत के नाम आए हैं वो खुद अगर पावर नहीं, जो अगर हुकूमत एक लॉ के तहत एक कमीशन को पावर दे दे कि वो बाहर के मुल्कों से जाके ये इंफॉर्मेशन ले ले, तो एक कन्वेंशन है जिसके तहत बाहर वाले मुल्क मदद कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता जी, है। उसका पनामा ने भी साइन किया हुआ है, उसको इंग्लैंड ने भी साइन किया हुआ है, उसको स्विट्जरलैंड ने भी साइन, 130 मुल्कों ने साइन किया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान ने भी किया हुआ है। सो वो उसके, हम कह रहे हैं कि उसकी अम्ब्रेला के नीचे उससे ताकत लेते हुए कमीशन को एम्पावर करें कि ये बाहर जाके तो ये तहकीकात कर सकें। बिल्कुल सही, लेकिन अभी तो खैर इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी तो कमीशन बन जाए और वो फोरेंसिक ऑडिट के लिए अग्रीमेंट हो जाए, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन कुछ डिसाइड कर ले, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिज बने। हमने हुकूमत से भी बात की है, हमने ऑपोजिशन से भी बात की है, बल्कि ऑपोजिशन ने जो TOR कल बनाए हैं वो तकरीबन वही हैं जो हम सजेस्ट कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। रेजिग्नेशन पे तो वो मतलब वो एग्री नहीं कर सके, मेजॉरिटी उस तरह से नहीं हो सकी, तो बनता भी नहीं है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए ना, जब करप्शन की बात हो रही है तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी करें, और उस पे सबने मुतफिका तौर पर राय दी है कि एहतसाब जो है वो फिर बड़े खानदान से शुरू हुआ। हो सकता है वो इनोसेंट हो, बिल्कुल, क्योंकि हमारा बिलीफ है कि तो he'll get away with it, मतलब उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही, तो ये तो हार्डकोर चीजें हो गई और इस तरह की बहुत सी चीजें आती रहती हैं। सो किस तरह से फैक्ट फाइंडिंग्स करके सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो अपना एक मौक़िफ़ बनाता है, एंड सिंस यू आर द प्रेसिडेंट, सो किस तरह से हैंडल की जाती है इन सारी चीज़ों को? देखिए, हमारा वी आर लीगल कम्युनिटी एंड आई थिंक, आई बिलीव कि हम लोग
इंटेलेक्चुअली इस वक्त मुल्क के सबसे एक तबका है हमारा जो वकीलों का, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बार के लॉयर्स, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बड़ा तजर्बा किया हुआ है 40-40 साल का। तो हम सोचते रहते हैं, और हम जब ये हुआ TORs का मसला, जब ये पनामा लीक्स हुए, तो हमारा ख्याल था कि पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट मिलके तो एक अच्छा सा TOR बना लेंगी, और एक ऐसा होता नहीं है, लेकिन सो वी सेड कि देन वी हैव टू स्टेप इन एंड वी हैव कम इन वेरी स्ट्रांगली। इसी तरह आपने देखा वो जो इंसिडेंस हुआ था लाहौर का, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वी फेल्ट कि ये तो हुकूमत जो है इज जस्ट नॉट डूइंग द प्रॉपर जॉब। सो हमने उसका भी एक पूरा अपना फैसला किया, एक रेजोल्यूशन पास की कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हमें ही लड़ना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सो हम लोगों ने एक रैली भी निकाली और हमने टास्क फोर्स बनाई है, जिसके तहत हम इंशाल्लाह इसको भी आगे लेके जाएंगे। उसमें क्या क्या टास्क रखे गए हैं, अगर कुछ सीधा पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकें? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, हम लोग रिएक्शनरीज हैं। हम लोग कहते हैं कि पहले कुछ ऐसा हादसा हो जाए खुदा न खास्ता, फिर हम आगे जाके उसका कुछ ना कुछ सॉल्व करें। हम कहते हैं आप प्रोएक्टिव हों, यानी आप पहले से ही तैयार रखें। अब हमें पता है कि पंजाब में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ ये लोग बैठे हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। वो एक मिसाल तो सामने आई ना, जो इनसे हैंडल नहीं हुआ, वो छोटू गैंग के मिसाल। जी, छोटू गैंग, और पंजाब में भी नो गो एरियाज हैं, ट्राइबल एरिया जहाँ गवर्नमेंट का कोई है ही नहीं रेट। तो हमने कहा कि आप पूरी तरह इनको कोम्ब करें, इनको इसको एक ऑपरेशन की तरह आप ट्रीट करें पंजाब में, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम फिर आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। सो अब एंड वी विल सपोर्ट इनफैक्ट द आर्मी इन दिस एक्शन। अगर आर्मी एक्शन लेती है तो हमने हुकूमत को कहा है कि आप उनको सैंक्शन दें, ताकि एक, बिकॉज हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, एंड अनलेस एंड अनटिल वी सॉल्व दैट वी कांट। अच्छा, उसका दूसरा पहलू है, आपको मैं बताऊं, सोशल जस्टिस। क्योंकि जब तक आप सोशल जस्टिस नहीं देंगे तो आपकी बेशक ब्रीडिंग ग्राउंड खाली गन्स के साथ आप ये टेररिज्म नहीं खत्म कर सकते। इट्स एन आइडियोलॉजी, तो आपको एक स्ट्रॉन्गर आइडियोलॉजी के साथ और फैसिलिटेट करना पड़ेगा उन लोगों को जो इस नेगेटिव चीज की तरफ चले जाते हैं। उसके लिए सोशल जस्टिस आपने करना है, एजुकेशन, हेल्थ। आप कभी खुदा न खास्ता आपको पब्लिक हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो आप रोते हुए बाहर निकलते हैं। हम कोई एलीट क्लास तो है नहीं कि प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करा लें, जाना तो इन्हीं अस्पतालों में पड़ता है जहाँ पर अद्वियात भी नहीं मिलती है। मुझे कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन वाले ही बता रहे थे, उस दिन हमारी डिबेट हो रही थी, हमने बुलाया था उनको। उन्होंने कहा कि आपके अगले 2 साल में अस्पताल के बेड्स नहीं मिलेंगे आपको, ऑलरेडी एक बेड के लिए 5 लोग हैं। बिल्कुल। इसी तरह एजुकेशन, हम बात एजुकेशन की करते हैं, बट वेयर इज द एजुकेशन? एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप अलिफ बे पे पढ़ा दें। एजुकेशन एक्चुअली इज एवरीथिंग फ्रॉम सिविक। अब हुकूमत ने सो कॉल्ड सोल्यूशन निकाला ना, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी, एनजीओ के हवाले करना शुरू कर दिया स्कूल, तो उससे मतलब आई डोंट नो, हर चीज़ की प्राइवेटाइजेशन कर देना, खैर दैट्स अनदर थिंग, और वो एक तरफ और एक और तरफ निकल जाएगा। अच्छा, लॉ की अगर हम बात करें और जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो लॉ बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट कराना एक और इदारे का काम है, लेकिन किस तरह से हम एक आम शहरी को, एक आम शख्स को बता सकते हैं कि उसके ये राइट्स हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और ये ड्यूटीज़ भी हैं जो एज अ सिटीज़न मुझे और मेरे जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, जितने भी शहरी हैं, उनको ये निभानी है। ये हम अवेयरनेस जो है वो आम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक रियलाइजेशन करनी है, हमने रियलाइजेशन करनी है कि हम कौन मालिक है इस मुल्क का। क्या पार्लियामेंट है? हम बात कर रहे होते हैं कि जी पार्लियामेंट सॉवरन है, आइन सॉवरन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट सॉवरन है, हम ये डिबेट कर रहे होते हैं ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कौन आपके ख्याल से इस मुल्क में सॉवरन है? हर एक अपनी जगह पर उस रोल को प्ले करने की कोशिश कर रहा है। इट इज द पब्लिक, इट इज द पीपल। पीपल आर सॉवरन। आप आइन अगर अपना देखें, लेकिन we don't realize it ना, मतलब हम we don't know आइन अगर आप पढ़े ना, तो आइन का शुरू ही होता है कि वी द पीपल, यानी हम लोग अपने आप को आइन दे रहे हैं। जब ये रियलाइजेशन आपको हो जाए ना कि आप ही ये गवर्नमेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जुडिशरी आपकी सर्विस के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स को हम पे कर रहे हैं। जब ये रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, जो बाहर के मुल्कों जो बाशऊर लोग हैं उनको पता है, और वो अपने एक्शंस को, अपनी जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करना जानते हैं। पहले सबसे किया कि ये तो हमारा है, ये तो आइन भी हमारे लिए है, ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे लिए हैं, पार्लियामेंट भी हमारे लिए है, जुडिशरी भी हमारे लिए है। फिर उन्होंने अपनी राइट्स को असर्ट करना शुरू किया।
सही। नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़रूरी चीज़ है, डेवलप अ कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब तक आप कल्चर नहीं आएगा ना, जिस तरह आपका कल्चर का मतलब है कि जिस तरह आप बोलते हैं, जिस तरह आप पहनते हैं कपड़े, वो जब ह्यूमन राइट्स को आपके कल्चर में आ जाएगी, देन आपको राइट्स पता चलना शुरू होगी। सो टिल देन आपको सिखाना है, लोगों को एजुकेट करते रहना है कि जी ये आपकी राइट है। अगर आपको कोई सड़क पे जाके आपको राइट नहीं देता बस पे चढ़ने की, आप उसकी आपकी ये राइट है, आप इन्फोर्स करना सीखें, आप उस पर इंसिस्ट करें। लेकिन हमारी सोसाइटी में इतने प्रॉब्लम्स हैं अली साहब की, इन चीज़ों की तरफ मतलब आने तक ही जो है ना वो बस हो चुकी होती है एक आम आदमी की। महंगाई जिस हद तक बढ़ रही है, बेरोज़गारी, लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, हर तरफ से जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आप भूल जाते हो कि आपके राइट्स क्या हैं, फिर आप उन्हीं चीज़ों में जो है वो दिन गुजार देते हो और रात हो जाती है, सो जाते हो और अगले दिन फिर से वही सारी चीज़ें जो है वो खड़ी होती। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको अपनी राइट्स प्रोटेक्ट करनी आएंगी तो आपकी बेहतरी होगी। ये एक्चुअली इट इज़ नॉट कि आपकी बेहतरी पहले होगी और फिर आप राइट्स आपको समझ आएंगी, क्योंकि आपकी बेहतरी मुफ्त में कोई नहीं करेगा। सही। आपको अपनी राइट्स, हमें आपसे मुराद है हम सारी कौम को अपनी राइट्स खुद ही प्रोटेक्ट करनी है। जब हम एक बार वो सीखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली बेहतरी उस पर शुरू होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी मिसालें भी मिलती हैं। मुझे कल से ये वाक़या याद आ रहा है कि प्रेस क्लब के बाहर एक नौजवान एक प्लाकार्ड उठा के खड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मैं किसी भी तंजीम के लिए अपने आप को हाजिर करता हूँ, चाहे खुदकश हमला करना है या चाहे कहीं पर कोई कार्रवाई करनी है, मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। क्यों? जब पुलिस ने उससे पूछा, बेरोज़गारी है, काम नहीं कर सकता, मैं अपने घर में किस तरह से बच्चों को कमा के दूं। मतलब उसका एक तरीक़ेकार था एहतजाज करने का कि मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं क्या करूं। तो फिर तो स्टेट और सिस्टम की जिम्मेदारी आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो एनर्जी नौजवानों की जो हम पॉजिटिव वेज में यूज़ कर सकते हैं वो नेगेटिव साइड पर जा रही है। बिल्कुल सही है। दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हुकूमतों को जो हम इलेक्ट करते हैं वो हम इसलिए नहीं करते कि वो अपनी, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि अपोजिशन भी और जो हुकूमत भी है जिस तरह की ज़ुबान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और टीवी पे आके अपना ही बातें करें। हम इलेक्ट इसलिए नहीं करते लोगों को, हम करते हैं इलेक्ट कि ये चीज़ें जो आप बता रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट की लॉन्ग टर्म फिलॉसफी, लॉन्ग टर्म प्लान्स करें कि हमने किस तरह एम्प्लॉयमेंट को कम करना है, एजुकेट किस तरह करना है, टेक्निकल एजुकेशन हमने देनी है ताकि लोग अपने छोटे काम भी कर सकें, यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह करना है। आप जब तक ये डिज़ाइन नहीं करेंगे 10 ईयर प्लान, हमारा मसला ये हम लोग शॉर्ट साइटेड हैं। हम कहते हैं 10 साल पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, प्लान करो 1 साल का जो दिखा सकते हो अभी ताकि लोग वोट नेक्स्ट टाइम कर दें। नो, दैट इज़ नॉट द आंसर। पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जो है वो हमारा रुझान ज़्यादा जाता है और फिर जो लोगों की फलाह के लिए काम होता है, वेलफेयर के लिए काम होता है, उसको निगलेक्ट, क्योंकि वेलफेयर वाला काम एकदम नज़र नहीं आता ना जी। वेलफेयर वाला काम 10 साल का प्लान है। और आप आज, मैंने जिस दिन पहले दिन मैं प्रेसिडेंट बना था सुप्रीम कोर्ट का, मैंने पहले दिन जो कॉन्फ्रेंस की थी, आई सेड कि इट इज़ टाइम टू डिक्लेयर अ वॉर ऑन एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन अपने आप को नहीं करेंगे और अभी इसको लाइक एन एमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करेंगे तो आप अगले 10 साल में यू विल लूज एवरीथिंग। बिल्कुल सही। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी आपकी, इट्स गोइंग टू, आपको अब भी शुरू करना है। और मैं उस पर हमने शुरू किया हुआ है। आई एम ग्लैड इन फैक्ट आपकी एक कुछ जहाँ क्रेडिट देना चाहिए वहाँ बिल्कुल देना चाहिए कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट कम अज़ कम इस तरफ लगी हुई है और उनको मैं क्रेडिट देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने जो ब्रिक किलन का अभी काम किया उन बच्चों को जिनकी ह्यूमन राइट्स आप वायलेट कर रहे हैं और बच्चों को मजदूरी पे लगा रहे हैं, उन्होंने उनको कहा कि आप फोर्सफुली एजुकेट करेंगे। इस किस्म की बहुत खैर ऐसी भी पॉलिसीज आ रही है कि उनको 5000 पर मंथ दिया भी जाएगा ताकि उनके घर भी ये कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, लेकिन बहुत काम करने की जरूरत है। आप भी एट योर फोरम आपके पास एक बहुत टूल है सिटिंग हियर, आप इसको यूटिलाइज करें। उसको गाहे बगाहे यूटिलाइज करते रहते हैं क्योंकि बेहतरी जो है मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की, वो ज़रूर होनी चाहिए। और फिर अगर आप ये वेलफेयर के काम भी करेंगे तो आवाम आपको खुद ब खुद पसंद करेगी, आपको कोई पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, हम मज़ीद बातें भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार क्या है, किस तरह से ये सपोर्ट करता है अपने मेंबर्स को, और उसके बाद सार्क लॉ क्या है, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान की चीज़ों पर इफेक्ट करता है, और ओवरऑल सार्क की जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उसमें किस तरह से रोल प्ले करते हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप सार्क लॉ के। सो सार्क की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें किस तरह से, मतलब सार्क लॉ का क्या मतलब? देखें जी, हमने 87 में डिसाइड किया, मेरे पार्टनर हैं इनफैक्ट आजकल प्रेसिडेंट भी हैं वो उसके, महमूद मांडीवाला। हमने डिसाइड किया कि ये रीजन जो है, जिस तरह बाहर के मुल्क हैं, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिकाज़ का अपना एक मुल्कों का, मेक्सिको, USA, कनाडा ने अपनी एक बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, तो वाई नॉट लीगल फ्रेटर्निटी जो इन मुल्क की है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ये सारे आते हैं। हम लोग मिलके क्यों नहीं अपनी एक रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते जिसके अंदर हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के जो लॉज हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो कॉमन है बहुत सारे, उनके लिए डेवलपमेंट कर सकें। तो हमने एक मीटिंग की श्रीलंका में जाके। अच्छा। वहाँ सारे वकील आए, बड़े बड़े सीनियर जजेस भी आए, पाकिस्तान से भी और बाकी मुल्कों से भी, और हमने बैठ के कहा कि हम एक सार्क लॉ फॉर्म करेंगे। ये सार्क लॉ फिर रिकग्नाइज हो गई बाय द सार्क रीजन, और इसका हेडक्वार्टर्स हैं इन काठमांडू। अच्छा। और अब हमारा जो है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें फॉर इंस्टेंस ये भी प्रोग्राम है कि अगर आपने एजुकेशन के लिए जाना है तो स्कॉलरशिप्स देते हैं हम एक दूसरे के मुल्कों को। हम अपने जो डिफरेंट लॉज हैं, फॉर इंस्टेंस अच्छे बने, अगर श्रीलंका में या नेपाल में अच्छा लॉ बना है तो वो सर्कुलेट होता है, फिर हम इसको शेयर करते हैं, उस पर वर्कशॉप बनाते हैं और फिर हुकूमत को सजेस्ट करते हैं कि आप भी इसको उसको करें। सो यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अब फॉर इंस्टेंस हमें पता चला कि भूटान में हमने मीटिंग की तो उनका जो किंग आया उसने कहा कि जी ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देखें, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी यूनिक फंडामेंटल राइट है जो पूरी दुनिया में नहीं है। मैंने कहा वो कौन सी यूनिक फंडामेंटल राइट है जो हमने, हमारे मुल्क में तो सारी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, सारे बुनियादी हकूक़ हैं। तो उन्होंने कहा ये बुनियादी हकूक़ है दरख्तों का। अच्छा। राइट टू द ट्रीज, फंडामेंटल राइट टू द ट्रीज के उधर भूटान में आप काट ही नहीं सकते दरख्त। अच्छा। और यहाँ पे ये हालात हैं कि हम सड़कें चौड़ी करने के लिए हजारों दरख्त जो है वो उखाड़ देते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो सकता है यहाँ पर, मतलब इस तरह की चीज़ें कभी कभी लगता है आपको फैसिनेट भी करते हैं कुछ राइट्स, कुछ लॉज जो हैं। तो क्या मतलब ऐसा हुआ है कि कहीं से वो चीज़ आई हो और यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई हो? काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आपका लाइक इंडिया में एक आया था लॉ टाडा वॉज अ लॉ जिसके अंदर ये एंटी टेररिज्म लॉ था, और वो काफ़ी सख्त किस्म का कानून था क्योंकि वहाँ भी एक ज़माने में टेररिज्म शुरू हुआ था बहुत सारा। तो हमने ये जो अब नया लॉ बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस एक्ट, इनफैक्ट वो भी उसी की कॉपी है ऑलमोस्ट वर्बेटम, एक्सेप्ट कि उसकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज जो वहाँ बने हैं, आई थिंक सबसे पहले श्रीलंका में बना था, फिर इंडिया ने उसको देख के किया, फिर हमने भी उसको देख के अभी डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बनाया जिसके अंदर हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी की हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ से शुरू होता है बहुत आए उस पर, तो वो तो खैर कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहता है, बट आई थिंक अच्छा कुछ ऐसा है कि जो हमने पाकिस्तान का कोई लॉ हो और कहीं और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हो? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमने फॉर इंस्टेंस अभी ये जो आपने भट्टों की ब्रिक किल्न वालों का लॉ बनाया है, उसको इमीडिएटली हमसे पूछा गया और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाहर के मुल्कों में। अच्छा। इसी तरह हमारा कॉपीराइट लॉज हमारे थे जो बड़े अच्छे लॉज बनाए थे हमने, ऑल्दो हमने लिए थे वेस्ट से, लेकिन वो जो हमने लिए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है बाकी रीजन्स में। सो ये रेसिप्रोकल होता है। कानून जो है ना, इंफॉर्मेशन वो किसी की जायदाद नहीं होती, और कोई शर्म नहीं होती कि आप कहाँ से लें, जहाँ से आपको अच्छा कानून मिले। सर बात ये आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, 100% मैं आपसे एग्री करूंगी, लेकिन बात वहाँ आती है इम्प्लीमेंटेशन की, कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, उसको आम सोसाइटी में नाफिज और उसका अमल दरामद किस हद तक किया जा रहा है, ये चीज़ मैटर करती है। और ये कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ आई थिंक वेरी करती हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको इन्फोर्स कराओगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है यही की है। कानून तो हमारे पास सारे हैं, हमारे आइन में बड़े खूबसूरत अल्फाज में बुनियादी हकूक़ दिए हुए हैं सारे लोगों को, बड़े खूबसूरत मगर अनफॉर्चुनेटली
जी सर, ज़रूर। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन जो LLB किया वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वहाँ पर क्या माहौल देखा? एब्सोल्युटली वंडरफुल जी। आई थिंक कोई भी यूनिवर्सिटी का जो लाइफ होती है, आपने भी गुजारी होगी, आई एम श्योर दैट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट लाइफ ऑफ अ पर्सनस, बिकॉज उसका केयर फ्री होता है आदमी। लेकिन जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि बड़ी ये मल्टी नेशनल इंटरनेशनल किस्म की यूनिवर्सिटी है। हर दुनिया का हर किस्म का जो एक्टिविस्ट है ना वो उधर जाता था पढ़ने के लिए। अच्छा। और LSE का एक लोग जो कहते हैं कि ट्रेडिशन वहाँ है, से ग्रेजुएशन के बाद आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं। वो अब बिल्कुल बन, अगर ना भी हो तो अब बन जाते हैं। मकसद है कि कोई इशू हो दुनिया में तो वो LSE ने आगे चलाना होता था। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से बड़ा सीखा, बहुत मुख्तलिफ लोगों से हमने इंटरेक्शन किया एंड बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सही। सो फिर उसमें आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हुआ होगा, और वैसे भी उसके बाद भी माशाल्लाह इतने साल हो गए मुख्तलिफ ममालिक के लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने के, उनके वहाँ पर किस तरह से चीज़ें जो है वो सेटल डाउन की जाती हैं। कभी कंपैरिजन करने का मौका मिला, मतलब ऐसे ही अपने लिए कि कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसे है, अगर हम ये कर लें तो यहाँ पर बेहतर हो जाए? बहुत सारा जी। हमारा जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, इशू ये होता है हमारा कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज पे बड़ा गैप है। कानून बन जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती। बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा ये इशू है कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड दैट इज़ द वेयर आई थिंक जहाँ हमारा ये एक बड़ा मेजर फोकस होना चाहिए। लॉ बनाना बड़ा आसान है, इम्प्लीमेंट करना, उसको वापस लेके आना और उसको उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल हाँ है। वो मुश्किल है। और वहाँ हम गैप, वो मैंने इतना देखा है। और उसमें आप देखें, मुझे परसों ही कोई बता रहा था कि वहाँ एक मैजिस्ट्रेट है इटली में, उनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसके ख़िलाफ़ भी एक एलिगेशन लगी थी कि उसने कोई पैसों का घपला किया। अब वो जो पैसों का घपला किया था जिस शख्स के साथ, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ था। ये मैजिस्ट्रेट जो था वहाँ का, वो बाकायदा उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की उसने। अच्छा। और ही फोर्स्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाके, बल्कि उसकी मदद करनी पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अकेला वो चलता रहा। बट चूंकि उसके पास इंस्टीट्यूशनल पावर थी, उसने कानून था, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल वो अलग बात है कि यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से कम हम बात नहीं करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाके जो है वो फैसला लेंगे, उसके अलावा कोई और हाथ नहीं डाल सकता। ये भी एक बहुत हमारी एक साइकी में चीज़ पड़ गई कि हर चीज़ का हल सुप्रीम कोर्ट है। ये नहीं है, हर चीज़ का हल एक्चुअली पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे हमने मांगना है, उनसे डिमांड करना है। सुप्रीम कोर्ट का तो काम है इंटरप्रेट करना। सही, वो तो कर देते हैं, लेकिन लोगों में एक पावर का वो चीज़ तो आ गई ना कि मतलब हर चीज़ का एक पीक एंड देखना है। बीच के जितने भी रिश्ते और लोग हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि एक मैजिस्ट्रेट ने वो पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया। यहाँ पे क्या आप समझ सकते हैं एक मैजिस्ट्रेट को इतने इख्तियारात होंगे? नहीं, लेकिन आप एक चीज़ देखें, इट इज़ अ क्वेश्चन के इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है। आपको याद होगा ये फूड एक लॉ बड़ी देर से है, फूड लॉ, लेकिन एक मोहतरमा आई थी इधर लाहौर में, अभी भी हैं आयशा मुमताज साहिबा, और उन्होंने आके इम्प्लीमेंट शुरू किया। और वो कानून को जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो सारे ठीक होना शुरू हो गए। इट इज ओनली अ क्वेश्चन। लेकिन सर बैक भी तो होनी चाहिए ना आपके पास, कहीं से सपोर्ट भी तो होनी चाहिए। अदरवाइज पब्लिक की होती है जी, एब्सोल्युटली पब्लिक की सपोर्ट होती है। आप सच के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाएं, करप्शन के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, आप खुद साफ हों, तो मेरा ख्याल है वो इशू ही नहीं है, खुद ही अल्लाह में मदद करता है। बेचारी और इतने मसाइल में फंसी हुई है कि जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो 10 दिन के बाद ही जो है ना वो थक के वो चीज़ें जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये सूरत हाल भी नज़र आई है। तो किस तरह रेवोल्यूशन आएगा, कैसे रियलाइजेशन आएगी कि हमें अपने लिए फ़ाइट करना है, हमें अपने राइट के लिए खड़े हों? छोटी छोटी राइट्स से शुरू करें, अपने छोटे छोटे इशूज़ से शुरू करें तो खुद ब खुद होगी। और आप सही कह रही हैं, देखें होता यह है कि जो तो बहुत ही अपने मसाइल में शख्स इन्वॉल्व है, जिसको खाली ये इशू है कि मैंने रात को खाना किस तरह खाना है, वो शायद एक्टिविस्ट नहीं बन सकता, और ये बनते भी नहीं है। पूरी दुनिया में जो आगे लेके चलते हैं वो लोग हैं जिनके पास ये इशू ना हो और उनके पास इनफ टाइम हो, इनफ कैपेसिटी हो, इनफ इंटेलेक्ट हो कि वो उस चीज को परसू कर सकें। और बहुत सी कंट्रीज की मिसाल हमारे पास मौजूद है, लेकिन चले अल्लाह वो वक्त ना लाए यहाँ पर, अल्लाह वो वक्त ना लाए यहाँ पर, और सिस्टम जो है वो खुद ब खुद बेहतर हो जाए और चीज़ें अगर स्मूथ डाउन होना शुरू हो जाए तो
बेहतर रहता है। मतलब लेकिन रेवोल्यूशन इस तरह, रेवोल्यूशन का ये मतलब नहीं कि आप तोड़ फोड़ कर दें। मैं जिस रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेवोल्यूशन आप जहाँ अपनी राइट्स के लिए आवाज बुलंद करें। दैट रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अली ज़फ़र साहब आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमने बहुत आम आदमी की बात से लेकर बहुत सीरियस टॉपिक्स पे डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम श्योर बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंची होगी। और अपने राइट के लिए खड़े होने के लिए एक हिम्मत और एक पुश चाहिए होता है, तो वो हम हर रोज़ कोशिश कर रहे होते हैं। आज भी ऐसी ही कोशिश की। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले सेगमेंट शामिल करेंगे सेल्स और प्रमोशंस के हवाले से बचत बाजार। जी, बचत बाजार में आपको बताते चलें, सबसे पहले हमारे पास है ब्रांड सर्विसेज और सर्विसेज पर आपको 50% तक फ्लैट सेल मिलेगी। नेक्स्ट ब्रांड है लिवाइस। लिवाइस पर आपको 40% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो कर्शी का जामी श्री है जी, 1.5 लीटर्स, रिटेल प्राइस 260, प्रमोशनल प्राइस 295, 35 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। नेस्ले योगर्ट 400 ग्राम, रिटेल प्राइस 95, प्रमोशनल प्राइस 79, 16 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। सबसे पहले रुख करेंगे हसन अली का, गुलबर्ग में मौजूद हैं। हसन, बताएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई का क्या ग्राफ देख रहे हैं आप? जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ मुगलपुर के इलाके में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। और अगर बात की जाए सरकारी नफरनामे के हवाले से, तो सरकारी नफरनामे के मुताबिक सब्जियां और फल जो हैं उनकी फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी शिकायत जो है सार्फिन करते नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि शहर के जिस भी इलाके में चले जाए, चाहे वो ओपन मार्केट हो या सब्जी और फ्रूट मंडी हो, वहाँ पर सब्जियाँ और फल जो है सरकारी नफरनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं किए जाते, जो कि ज़िला इंतज़ामिया, मार्केट कमेटी और ख़ासतौर पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी नाअहली और नाकामी का मुंह सबूत है। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 30 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 30 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 200 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए पालक की, तो पालक जो है 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, खीरा 30 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, मटर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लीमू 280 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, घिया कद्दू 40, जबकि घिया तोरी जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, अरवी 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, करेले 40 रुपये में, जबकि भिंडी जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, फलियाँ 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, मेथी 40 रुपये, जबकि देसी टींडे जो हैं वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो सब्जी और फल फरोश हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि जब तक बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी नफरनामा है उसके मुताबिक सब्जियाँ और फल फरोख्त नहीं हो सकते। जी, शुक्रिया हसन अली आपका। जैनिस शॉप पर आप जा रहे हैं तो बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये में, मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा 520 में, मटन कीमा 960 में। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 154 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 223 रुपये में। जी, परचून से अंडे आपको मिलेंगे 73 रुपये दर्जन, थोक से 71 रुपये और गोरमे पर अवेलेबल है 72 रुपये में। और अब ओपन मार्केट से गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है जी
जी, कीमत खरीद है माल के हाल में 105 और कीमत फरोख्त है 105.25। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद है 153.50, कीमत फरोख्त है 154.20। यूरो की कीमत खरीद है 120.50, कीमत फरोख्त है 121। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 27.80, कीमत फरोख्त है 27.95। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.50, कीमत फरोख्त है 28.65। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 347, कीमत फरोख्त है 349.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 79, कीमत फरोख्त है 79.45। जापानीज येन कीमत खरीद है 0.97, कीमत फरोख्त है ₹1। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 108.95, कीमत फरोख्त है 109.85। और कनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद है 83.25, कीमत फरोख्त है 83.80। आप शामिल करेंगे मुख्तलिफ मूवीज के टाइमिंग मुख्तलिफ सिनेमा घरों में टुडेज डायरी में। जी, टुडेज डायरी में सबसे पहले मूवी है हिजरत, जो कि 3 बजे सन स्टार में। द जंगल बुक 1:30 बजे, 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 6:15 बजे और 8:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। फैन मूवी लगी हुई है 7:15 बजे और 11:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। और द हंट्समैन मेंटर्स वॉर 6 बजे लगी हुई है सन स्टार में। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।